हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वंशन फैन फिक्शन एक्सप्लेनेशन। तो आज मैं आपके साथ एशियन फैन फिक्शन ट्रैप्ड इन माफिया वर्ल्ड का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। उससे पहले चैनल पे नए आई हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए फिर आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। इससे जो पहले वाला पार्ट था उसमें हमने देखा था वांग ईबो जब वो वापस करमनली मेंशन आता है तब वो अपने रूम में था, फ्रेश होकर लेटा हुआ था, लेकिन उसे बिल्कुल भी सो नहीं पाता है क्योंकि उसे बार बार में जैन की वो चीखें, वो बातें सब याद आ रही थी। इसलिए ईबो बिल्कुल भी सो नहीं पाता है। इसके बाद फिर वो सीधा जैन के रूम में जाता है। जैन ईबो को देखकर डर जाता है, लेकिन ईबो जैन को टाइटली हग कर लेता है और वो उससे माफ़ी मांगता है उसके घुटनों के बल बैठकर सामने। जैन के सर में उसे दर्द होने लगता है और उसे चक्कर आने लगता है। जैसे ही ईबो जैन के फोरहेड पर चेक करता है तब वो बोलता है, जैन तो तुम्हें फीवर है? ईबो जैन के लिए बहुत ही ज़्यादा वरिड हो जाता है और वो जैन के फोरहेड को चेक करता है और उसे देखता है। जैन रोते हुए ईबो के गेस्चर को नोटिस कर रहा था, या बोलें कि उसे देख रहा था। इसके बाद ईबो बोलता है, जैन क्या तुमने डिनर कर लिया है? अगर कर लिया है तो फिर मैं तुम्हें मेडिसिन दे देता हूँ। लेकिन जैन तो ना ईबो को हाँ बोलता है और ना ही वो उसे ना बोलता है। वो तो अपने फेस को नीचे किए हुए रखता है। ईबो जब ये देखता है तब वो जैन को उसके आर्म से पकड़ता है और उसे शेक करते हुए बोलता है, जैन मैंने तुमसे कुछ पूछा है, मुझे बताओ तुमने डिनर किया है या नहीं? अगर नहीं किया है तो फिर मैं तुम्हारे लिए डिनर रूम में ही मंगवा देता हूँ। ये सुनकर जैन शॉक हो जाता है और जैन बिना अपने पल के झपकाए ईबो को ही देखता रहता है कि किस तरह से ईबो जैन की परवाह कर रहा है। ईबो फिर दोबारा से जैन के फोरहेड को टच करता है और उसे चेक करता है और बोलता है, जैन तुम्हें हाई फीवर है, अगर अभी तुम्हें मेडिसिन नहीं दी गई तो फिर तुम्हारा फीवर बढ़ जाएगा और भी ज़्यादा। जैन मुझे लगता है तुमने डिनर नहीं किया है, रुको मैं तुम्हारे लिए डिनर यहीं रूम में मंगवा देता हूँ, ठीक है? फिर मैं तुम्हें मेडिसिन भी दे दूंगा। ये बोलकर ईबो फिर जैन के रूम से बाहर आता है और वो जैन के लिए डिनर लाने के लिए वहां से चला जाता है। जैन चुपचाप वैसे ही बैठा रहता है और वो डोर को ही देखता है। उसके बाद वो अपनी नीज को होल्ड करता है और वहीं पर इसी तरह बैठा रहता है। जैन अपने मन में सोचता है, ईबो तुम गिल्टी हो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकता हूँ। यू रेप मी ईबो, मैं अपने रेपिस्ट को कैसे भूल सकता हूँ? नहीं। वहीं दूसरी तरफ हम ईबो को देखते हैं। ईबो किचन में आता है जहाँ पर बहुत सारे सर्वेंट्स थे। ईबो फिर वहां आने के बाद उन सर्वेंट्स को बोलता है कि 2 प्लेट्स के अंदर खाने को सर्व करो और मेडिसिन भी। वो सर्वेंट हाँ बोलती है और 2 प्लेट्स के अंदर खाने को सर्व कर देती है। ईबो फिर उस प्लेट को लेता है और मेडिसिन को भी और किचन से बाहर आ जाता है। एक सर्वेंट विस्पर करते हुए बोलती है, बॉस और वो भी किचन में? आई कैन नॉट बिलीव दिस। तभी दूसरी सर्वेंट बोलती है, वो 2 प्लेट्स के अंदर खाना क्यों लेकर गई हैं? तभी एक दूसरी सर्वेंट बोलती है, तुम दोनों अपना काम करो और उसी पर ध्यान दो, वरना तुम दोनों पनिश की जाओगी मैडम शुआन लू के द्वारा। जब वो दोनों सर्वेंट्स ये सुनती हैं तो वो चुप हो जाती हैं और अपने काम पर ध्यान देती हैं। वहीं दूसरी तरफ ईबो जैन के रूम में जाता है। जाने के बाद फिर वो प्लेट्स को टेबल पर रखता है और फिर वो जैन को देखता है। जैन पहले की तरह ही अपनी नीज को हक किए हुए बैठा हुआ था। ईबो फिर जाता है और डोर को बंद करता है। उसके बाद वो जैन के पास जाता है और जैन के बालों को सहलाता है और बोलता है, जैन चलो डिनर कर लो। जैन जब ईबो के टच को फील करता है तब वो अपने फेस को ऊपर करता है और गुस्से भरी आंखों से ईबो को देखता है, जैसे कि मानो वो ईबो को कहना चाहता हो कि उसे टच मत करो। ईबो जब ये देखता है तब वो समझ जाता है जैन क्या कहना चाहता है उससे। ईबो फिर जैन से दूर हो जाता है और बोलता है, जैन डिनर कर लो। जैन फिर अपने पैरों को नीचे फ्लोर पर रखता है और वो धीरे से उठ जाता है और वो सोफे की ओर जाने लगता है धीरे धीरे करके। ईबो ये देखकर और भी ज़्यादा अलर्ट और पॉजिटिव हो जाता है क्योंकि ईबो देख रहा था कि जैन कुछ टाइम डिसबैलेंस भी हो रहा था। जैन फिर धीरे से जाता है और वो काउच पर बैठ जाता है। ईबो फिर जैन के पास में ही बैठ जाता है और वो फूड की प्लेट जैन को दे देता है। जैन फूड की प्लेट को ले लेता है बिना ईबो को देखे हुए और वो धीरे धीरे करके डिनर करने लगता है। इसके बाद ईबो जैन को एक बार देखता है और फिर वो भी अपना डिनर करने लगता है। डिनर कंप्लीट हो जाने के बाद जैन सोफे से उठता है और वो सीधा बेड की ओर जाने लगता है, लेकिन तभी अचानक से जैन को उसके स्टमक में बहुत ही तेज पेन होता है और वो अपने स्टमक को कसकर पकड़ लेता है। ईबो जब ये देखता है तब वो भागकर जैन के पास जाता है और उसे होल्ड करता है और बोलता है, जैन क्या तुम्हें पेन हो रहा है? जैन अपना सिर ना में हिला देता है और वो प्रॉपरली खड़ा होता है, एक डीप ब्रीथ लेता है और फिर वो बेड के पास जाता है और लेट जाता है।
ईबो जैन को देखता है और बोलता है, जैन अगर तुम्हें पेन फील हो रहा है तो क्या मैं तुम्हारे लिए लियू हाइकॉन को बुला दूँ रूम में? जैन बोलता है कि नहीं, मैं ठीक हूँ। ये बोलकर वो अपनी आइज़ बंद कर लेता है। ईबो जब ये देखता है तो बोलता है कि जैन 1 मिनट रुको, तो तुम मेडिसिन ले लो, अगर तुम मेडिसिन नहीं लोगे तो फिर तुम्हें नींद नहीं आएगी। ये बोलकर ईबो फिर जैन को देखता है। जैन फिर अपनी आइज़ को ओपन कर लेता है और बेड पर बैठ जाता है। ईबो फिर जल्दी से जाता है, पानी का ग्लास लेकर आता है और वो अपनी पॉकेट से मेडिसिन निकालता है और जैन को दे देता है। जैन बिना ईबो की ओर देखे हुए ही उस मेडिसिन को लेता है और लेकर फिर पानी पी लेता है। ईबो फिर जैन से बोलता है, जैन अगर तुम्हें पेन हो रहा है तो मैं तुम्हें चेक करने के लिए लियू हाइकॉन को बुला देता हूँ। जैन अपना सिर हाँ में हिला देता है और उसके बाद ईबो कुछ सेकंड तक जैन को देखता है और फिर वो जैन को अनकंफर्टेबल फील नहीं करवाना चाहता था, इसीलिए वो रूम से बाहर आ जाता है और डोर को बंद कर देता है। इसके बाद जैन डोर को ही देखता है, फिर वो अपने स्टमक को देखता है जिसमें उसे पेन हो रहा था, लेकिन उसे इतना भी पेन नहीं हो रहा था। जैन अपने स्टमक को पकड़ता है और फिर वो सो जाता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन। इसी तरह से रात बीत जाती है, मॉर्निंग होती है। जैन टाइटली अपनी आइज़ को ओपन करता है। वो बिल्कुल भी बेड से उठना नहीं चाहता था, लेकिन उसे उठना होगा क्योंकि उसे मास्टर के लिए खाना तो बनाना ही होगा। जैन फिर हिम्मत करता है और उसके बाद वो बेड से उठ जाता है। उठ जाने के बाद फिर वो फ्रेश अप होने के लिए वॉशरूम में जाता है और अब उसे बुखार भी नहीं थी इतनी और अब उसे चक्कर भी नहीं आ रहे थे। जैन फ्रेश होकर आता है, अपने रूम में ड्रेसअप होता है अच्छे से और उसके बाद वो हॉल के अंदर जाता है। वो किचन की ओर ही जा रहा था, लेकिन तभी अचानक से शिवानलू उसे रोकती हैं और बोलती है, जैन। जैन शिवानलू को देखता है। शिवानलू बोलती है, जैन आज मास्टर घर पर नहीं है, वो अपने ऑफिस चले गए हैं, तो आज तुम्हें उनके लिए खाना बनाने की ज़रूरत नहीं है। तुम अपने रूम में जाओ और आराम करो, मैं तुम्हारे लिए डिनर तुम्हारे रूम में ही भेज दूंगी। जैन बोलता है, ओके। इसके बाद जैन अपना सिर हिलाता है और वो अपने रूम की ओर आने लगता है। जैन सोचता है कि अब उसे ईबो के रूम में जाना होगा किसी न किसी तरह से, तो क्योंकि उसे ईबो की मीटिंग्स के बारे में, इनलीगल कंपनीज के बारे में और जितनी भी उसकी प्लानिंग है या फिर न्यू चीज़ें हैं उसके बारे में पता करना होगा। मेरा ब्रदर डेंजर में है, तो मुझे अब इन सीसीटीवी कैमराज की भी कोई परवाह नहीं है। अगर किसी ने मुझे पकड़ भी लिया तो मैं उन्हें बोल दूंगा कि मैं बस मेडिसिन लेने के लिए ईबो के रूम में गया था और कुछ नहीं। जैन ये सोचता है और वो सबसे पहले फिर अपने रूम में जाता है। अपने रूम में जाकर फिर वो अपना फ़ोन निकालता है जो वांगी फे ने उसे दिया था। फिर वो उसे लेता है और वो ईबो के कमरे की ओर आगे बढ़ जाता है। जैन ईबो के रूम में आता है, डोर ओपन करता है और वो रूम के अंदर जाता है। ईबो का रूम कभी भी लॉक नहीं होता था, क्योंकि जो सर्वेंट्स थे वो ईबो का रूम क्लीन करने के लिए वहां पर आते ही रहते थे, इसीलिए। इसके बाद फिर जैन डोर को बंद करता है और पूरे रूम को देखता है। फिर वो जल्दी से डेस्क की ओर आगे जाने लगता है और जैन किसी भी चीज़ को बिल्कुल भी टच नहीं करता, क्योंकि वो जानता है अगर उसने किसी भी चीज़ को टच किया तो वहां पर उसके फिंगरप्रिंट आ जाएंगे और जैन ऐसा नहीं चाहता है। जैन सीधा ईबो के बेड के साइड में जो ड्रॉवर्स थे वहां पर जाता है। वो उसमें से एक ड्रॉवर को ओपन करता है, फिर अदर ड्रॉवर्स को देखता है। फिर उसे वहां पर 3 फाइल मिलती है और एक पेन ड्राइव भी वहां पर थी। जैन ये देखकर जल्दी से अपना फ़ोन बाहर निकालता है और वो उन फाइल्स की पिक्चर को अपने फ़ोन में सेव करता है। उसके बाद वो उस पेन ड्राइव की इन्फॉर्मेशन को भी अपने फ़ोन में ट्रांसफ़र करता है और उसके बाद वो वापस से उस पेन ड्राइव को और फाइलों को अच्छे से क्लीन करता है हैंकी से और वापस उसके प्लेस पर रख देता है। जैन पूरा डरा हुआ था, उसके फोरहेड पर और उसकी पूरी बॉडी स्वेट से भर चुकी थी, लेकिन फिर भी जैन डरती हुई ये काम कर ही लेता है। 20 मिनट के अंदर वो अपना पूरा काम खत्म कर लेता है। इसके बाद ईबो जल्दी से ड्रॉवर को भी बंद करता है हैंकी की हेल्प से और फिर वो ईबो के रूम से बाहर आता है और डोर को बंद कर देता है और वो फिर धीरे धीरे करके कामिंगली वहां से चला जाता है। और थैंकफुली इस बार जैन को किसी ने भी ईबो के रूम में जाते और आते नहीं देखा था। अब हम देखते हैं दोपहर का टाइम। जैन आफ्टरनून का टाइम सोंग जियांग के साथ स्पेंड करने के लिए गार्डन में चला जाता है। सोंग जियांग जैन को देख रहा था और जैन जो था वो प्लांट्स को पानी दे रहा था। तभी सोंग जियांग बोलता है, जैन मैं इस मेंशन में बोर हो रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपनी फैमिली से मिलने के लिए चला जाऊँ बाहर। जैन बोलता है कि हाँ तुम्हें जाना चाहिए और तुम ये गार्ड को बोल सकते हो, तुम्हें बाहर ले जाएंगे मेंशन से। सोंग जियांग बोलता है कि हाँ। जैन क्या तुम मेरे साथ चलोगे? जैन बोलता है कि नहीं सोंग जियांग, मैं नहीं जा सकता हूँ क्योंकि मैं कल ही बाहर गया था और अगर आज मैं गया तो फिर गार्ड मुझ पर शक करेंगे और मैं अपने ब्रदर के लिए कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना चाहता हूँ। सोंग जियांग बोलता है, हाँ ये भी आपने सही कहा, यहाँ के ये गार्ड वैसे भी बहुत चालाक हैं। कोई बात नहीं, तो फिर हम दोनों कभी दोबारा मिलेंगे, जब आप बाहर जाएंगे तब मैं आपको मेरी मदर और फादर से मिलवाऊंगा। जैन बोलता है कि हाँ बिल्कुल, मुझे उनसे मिलकर खुशी होगी। सोंग जियांग बोलता है कि हाँ। तभी वहां पर एक गार्ड आता है। उस गार्ड के हाथ में एक छोटा सा पेट हाउस था। जब सोंग जियांग और जैन उस पेट हाउस को देखते हैं तब उन्हें समझ नहीं आता कि आखिरकार ये यहाँ क्यों लेकर आए हैं।
इसके बाद वो गार्ड उस पेट हाउस को गार्डन में रखता है और उसे ओपन करता है। उस पेट हाउस में से 4 रैबिट्स बाहर निकल कर आते हैं और वो इधर उधर घूमने लगते हैं और ज़मीन पर कूदने लगते हैं। जैन और सोंग जियांग जब ये देखते हैं तब उन दोनों के फेस पर एक बहुत बड़ी वाली और एक बहुत ब्यूटीफुल सी स्माइल आ जाती है। जैन एक्साइटिंगली उन रैबिट्स को देखता है और फिर वो उस गार्ड को देखता है एक क्वेश्चनेबल लुक के साथ और फिर बोलता है, क्या क्या ये रैबिट्स शुआन लू चीजे ने मेरे लिए भेजे हैं? वो गार्ड जैन को देखता है और बोलता है, नहीं सर, ये पेट्स हमारे बॉस ने आपके लिए भेजे हैं। सोंग जियांग जब ये सुनता है तब वो बोलता है कि बॉस से तुम्हारा मतलब है इस मेंशन के हेड ने? ये सुनकर वो गार्ड बोलता है कि जी हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। जैन बस चुपचाप उन रैबिट्स को देख रहा था। सोंग जियांग को इस मोमेंट पर समझ नहीं आता कि वो जैन से क्या कहे, इसीलिए वो डिसाइड करता है कि वो चुप ही रहेगा। इसके कुछ देर के बाद एक रैबिट जैन के लैब में आता है और वो उसके लैब में आकर बैठ जाता है। जैंग साइलेंटली बैठा हुआ था और वो उस रैबिट के सॉफ्ट फर को सहला रहा था। सोंग जियांग भी चुपचाप बैठा हुआ था और वो दोनों ही उन रैबिट्स के साथ खेल रहे थे। जैन एक सीरियस वॉइस के अंदर बोलता है, इस बार मैं किसी को भी मेरे रैबिट्स को हर्ट करने नहीं दूंगा। ये बोलकर जैन एक रैबिट के फोरहेड पर किस करता है और फिर वो बोलता है, मैं बिल्कुल भी ये नहीं भूल सकता हूँ कि उस हर्टलेस जू जेंजिंग ने किस तरह से मेरे रैबिट्स को खा लिया था। सोंग जियांग जब ये सुनता है तो वो बोलता है कि हाँ जैन, इस बार मैं भी तुम्हारे साथ इन रैबिट्स को प्रोटेक्ट करूंगा और वो उन रैबिट्स के साथ खेलने लगता है। ऐसे ही करके वो दोनों अपना कुछ टाइम रैबिट्स के साथ स्पेंड करते हैं। उसके बाद वो दोनों वापस से मेंशन के अंदर आ जाते हैं अपना काम करने के लिए। सोंग जियांग लंच बनाने के लिए किचन में चला जाता है। वांग हाईशुआन जब सोंग जियांग को किचन में जाता हुआ देखता है तो वो स्माइल करता है और वो भी किचन में चला जाता है सोंग जियांग से बात करने के लिए। वांग हाईशुआन किचन में आता है और वो सोंग जियांग को देखता है और बोलता है, हे सोंग जियांग। सोंग जियांग जैसे ही वांग हाईशुआन की आवाज़ सुनता है तब वो पीछे पलटकर वांग हाईशुआन को देखता है डरी हुई और सहमी हुई आंखों से, और फिर वो जल्दी से अपनी आइज़ को उस पर से हटा लेता है और वेजिटेबल को देखने लगता है। सोंग जियांग इस तरह से बिहेव इसीलिए कर रहा था क्योंकि वो डरा हुआ था, क्योंकि जो वांग यीबो ने जैन के साथ किया वांग हाईशुआन भी वो कर सकता है, क्योंकि वांग हाईशुआन भी वांग यीबो का ब्रदर है। जो गलती यीबो ने की है वो वांग हाईशुआन भी कर सकता है, इसीलिए वो ऐसा कर रहा है। इसके बाद सोंग जियांग हिम्मत करता है और वो बोलता है, मास्टर मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ? वांग हाईशुआन जब ये सुनता है तब वो बोलता है, मास्टर लेकिन हम तो दोस्त हैं ना? और वो थोड़ा स्ट्रेसफुल हो जाता है ये बात सुनकर और वो थोड़ा कंफ्यूज भी था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार सोंग जियांग ने उसे मास्टर क्यों कहा है। सोंग जियांग बोलता है, सर आप मेरे मास्टर हो तो मैं आपको फ्रेंड कैसे बना सकता हूँ? सोंग जियांग बोलता है, लेकिन क्यों, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? तुम और जैन ही तो हो जो इस मेंशन के अंदर मेरे फ्रेंड हो। तुम प्लीज़ ऐसा मत बोलो। तुम्हारे और जैन के अलावा यहाँ पर कोई नहीं है जो मेरा फ्रेंड है। मैंने क्या किया है, प्लीज़ मुझे बताओ। वो बहुत ही वरिड हो जाता है क्योंकि पिछले कुछ दिनों से उसके अंदर सोंग जियांग को लेकर फीलिंग्स डेवलप होना शुरू हो गई थी और अब सोंग जियांग उससे फ्रेंडशिप तोड़ रहा है। नहीं, वो ऐसा नहीं चाहता है। सोंग जियांग बोलता है, मास्टर प्लीज़ आप जाइए यहाँ से, मुझे मेरा काम करने दीजिए, मुझे बहुत सारा काम है। ये सुनने के बाद वांग हाईशुआन तो पूरा शॉक हो जाता है और वो अपने स्टेप को पीछे लेने लगता है, क्योंकि वो बिल्कुल भी सोंग जियांग को खोना नहीं चाहता था। लेकिन वो दोबारा से सोंग जियांग से फ्रेंडशिप करेगा, लेकिन इस वक्त वो सोंग जियांग को कुछ टाइम देना चाहता है, इसीलिए। इसके बाद वांग हाईशुआन बोलता है, इट्स ओके, कोई बात नहीं है, अभी तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ, लेकिन मैं दोबारा से ट्राई करूँगा तुमसे बात करने के लिए, क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता हूँ और मैं ये गैस कर सकता हूँ कि तुम क्यों मुझसे दूर जा रहे हो। लेकिन मैं फिर से ट्राई करूँगा, मैं तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं करना चाहता हूँ और मुझे माफ़ कर देना तुम्हें इस मेंशन में जो भी प्रॉब्लम हो रही है उन सब के लिए। ये बोलकर सोंग जियांग फिर वहाँ से चला जाता है। सोंग जियांग डोर को ही देखता रह जाता है, फिर वो वापस से अपना काम करने लगता है। तभी एक मेड बोलती है, जियांग तुमने उनके साथ फ्रेंडशिप को क्यों तोड़ा? वो बहुत ही अच्छे पर्सन है और इनोसेंट है। सोंग जियांग उस मेड को देखता है और बोलता है, मिस मैं बस अपने काम पर फोकस करना चाहता हूँ। वो मेड बोलती है, मैं बस तुम्हें अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रही थी, बाकी आगे तुम्हारी मर्जी है। और उसके बाद फिर वो सोंग जियांग को स्पाइसेस देने लगती है। अब हम देखते हैं नाइट का सीन। जैन सीधा अपने रूम के वॉशरूम में जाता है। वो अपना पर्सनल फोन निकालता है और वो वांग यीफई को मैसेज करता है। मैसेज में लिखा हुआ था कि मुझे ईवो के कुछ मीटिंग्स और उसके इम्पोर्टेंट पोर्टल्स के बारे में पता चला है जहां से वो वेपन्स और ड्रग्स वगैरह को स्मगल करता है।
और वो ये मैसेज वांग यीफई को सेंड कर देता है। तुरंत ही वांग यीफई उस मैसेज को देख लेती है और वो जैन को रिप्लाई करती है, वेरी गुड जैन, जल्दी से अब मुझे वो इन्फॉर्मेशन सेंड कर दो। जैन बोलता है ओके। इसके बाद जैन उन सभी इन्फॉर्मेशन को वांग यीफई को सेंड कर देता है, जो पिक्चर्स वगैरह उसने ईबो की फाइल में से क्लिक की थी उन सभी को वो सेंड कर देता है। वांग यीफई उन्हें देखती है और बोलती है, वेरी गुड जैन, तूने बहुत अच्छा काम किया है, आई एम प्राउड ऑफ यू। अब मैं तुम्हारे ब्रदर को ढूंढने के लिए आगे बढ़ सकती हूँ। जैन रिप्लाई करता है, प्लीज़ आप जो भी मुझे ऑर्डर देंगे मैं वो सब करूँगा, लेकिन प्लीज़ आप मेरे ब्रदर को मुझे वापस लौटा दीजिए। जिन्होंने भी मेरे ब्रदर को किडनैप किया है, प्लीज़ आप उन सभी को सजा दीजिएगा। ये बोलकर जैन वांग यीफई से रिक्वेस्ट करता है और उससे बोलता है, प्लीज़ प्लीज़ उसे जल्दी ही ढूंढ दीजिए। अब जैन को एक होप नज़र आ रही थी कि हाँ उसका ब्रदर उसे जल्दी ही मिल जाएगा। वहीं दूसरी ओर से वांग यीफई जैन को रिप्लाई करती है और बोलती है कि हाँ ये ठीक है, मैं और मेरी टीम जल्दी ही तुम्हारे ब्रदर को ढूंढने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हें मुझे और भी सभी चीज़ों की जानकारी देनी होगी। ये काफ़ी नहीं है, ये बहुत कम है और ये इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है। तुम्हें और भी ज़्यादा मुझे डिटेल्स में बताना होगा ईबो के बारे में। जैन दोबारा से यीफई को मैसेज करता है और बोलता है कि ठीक है मैं करूँगा। इसके बाद जैन फिर उस फ़ोन को बंद करता है और अपनी चेस्ट से लगा लेता है। जैन बहुत ही ज़्यादा हैप्पी था कि अब वो किसी भी टाइम अपने ब्रदर जोचिंग से मिल सकता है। जैन के फेस पर स्माइल आ जाती है और उसकी आंखों में आंसू भी थे और वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी था कि फाइनली अब उसका ब्रदर उसके साथ होगा। जैन बोलता है, जोचिंग अब तुम चिंता मत करो, तुम बहुत जल्द हमारे साथ होगे, तुम हमारे घर में हमारे साथ रहोगे जोचिंग, मैं बहुत हैप्पी हूँ। फिर जैन अपने आंसुओं को वाइप करता है और वो उस फ़ोन को वापस से अपनी पॉकेट में रखता है, अपने रूम में आता है, उस फ़ोन को वापस से अपने बैग में छिपा कर रख देता है। अब हम एक अननोन प्लेस पर जोचेंग को देखते हैं, जहां हमने उसे पहले देखा था। जोचेंग उसी रूम में एक कोने में बैठा हुआ था और वो अपने हाथ लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर को देख रहा था, जो कि अब नहीं थी। जोचेंग बोलता है, तुम बहुत क्रूर हो, तुम बस मेरा यूज़ कर रहे हो ताकि तुम्हें जैन के द्वारा वांग ईबो की मेंशन से उसकी सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। तुम बहुत बुरे हो जैन, आई एम सॉरी, मैं फिर से तुमसे माफ़ी मांगता हूँ जो भी मैंने किया उसके लिए। मुझे यकीन है जैन, तुम बहुत जल्द ही अपने मिशन को कंप्लीट कर दोगे, उसके बाद मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। तुम सही थे जैन, मुझे इन सब बुरी चीज़ों से दूर रहना चाहिए था। मैं पागल था जैन, जो तुम्हारी बात को नहीं मानता था। अब मुझे पछतावा हो रहा है जो भी मैंने किया था उसके लिए। तभी रूम का डोर ओपन होता है और एक गार्ड रूम के अंदर आता है। जोचिंग उस गार्ड को देखता है। गार्ड के हाथ में केचप था और एक ब्रेड थी। यह देखकर जोचिंग मुंह बनाता है और वो इनोसेंट फेस के साथ गार्ड को देखता है और बोलता है, क्या मुझे खाने के लिए कुछ और नहीं मिल सकता है? मैं ये खाकर बोर हो गया हूँ अब। वो गार्ड जोचिंग को देखता है और बोलता है, इसे खा लो, तुम्हें इसके अलावा और कुछ भी नहीं मिलेगा खाने के लिए, तुम्हारे लिए बस यही खाना है। जोचिंग बोलता है, प्लीज़ मुझे खाने के लिए कुछ और दे दो, मुझे क्या कुछ फल मिल सकते हैं खाने के लिए? इसे खा खा कर मैं ऊब गया हूँ, मेरा मन नहीं है इसे खाने का। वो गार्ड जब ये देखता है तब वो बोलता है कि तुम मुझे बहुत परेशान कर रहे हो, यह खाना है तो खाओ तुम्हें, वरना तुम भूखे ही रह सकते हो पूरा दिन। ये बोलकर वो गुस्से में जोचेंग को देखता है। जोचेंग बोलता है, प्लीज़ प्लीज़ मुझे खाने के लिए कुछ और दे दो। गुस्से में वो गार्ड बोलता है, ठीक है। ये बोलकर वो उस प्लेट को लेकर वहाँ से चला जाता है। जोचेंग बोलता है, नहीं प्लीज़ मुझे भूख लगी है, मुझे दे दो खाने के लिए। लेकिन वो गार्ड जोचेंग को बिना कुछ दिए ही उस खाने की प्लेट को भी लेकर वहाँ से चला जाता है। जोचेंग अपना सर अपने नीज के अंदर छुपा लेता है और रोते हुए बोलता है, अब मुझे भूखा ही रहना पड़ेगा, मुझे भूख लगी हुई है बहुत ज़ोर से, क्या करूं मैं? वो ऐसे ही रोते हुए चुपचाप वहीं पर बैठा रहता है। जोचेंग को एक दिन के अंदर भी 2 बार से भी कम खाना दिया जाता था। जोचेंग के आइज़ के नीचे डार्क सर्कल हो गए थे, उसकी बिल्कुल हड्डियां दिख रही थी, वो बहुत ही वीक हो गया था, बिल्कुल थिन हो गया था वो। जोचेंग बहुत बुरी कंडीशन में था अब। जोचेंग को अब अपने किए पर बहुत ही बुरी तरह से पछतावा हो रहा था। आखिरकार क्यों उसने जैन की बात नहीं मानी। अब हम दूसरी तरफ देखते हैं कार्मेली मैंशन को। ईबो मॉर्निंग को वापस मेंशन आ गया था। ईबो अपने रूम में था और वो फ्रेश हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ जैन किचन में था और वो ईबो के लिए ब्रेकफास्ट बना रहा था। ईबो अच्छे से फ्रेश अप होकर अपने रूम से बाहर निकलता है और वो हॉल में आकर सोफे पर बैठ जाता है और अपने फ़ोन को स्क्रॉल करने लगता है। तभी वहाँ पर जू जेंजिंग भी आता है। वो ईबो के साथ किसी बारे में बात करना चाहता था इसीलिए। लेकिन जब वो हॉल में आता है, जब वो ईबो को देखता है तो वो अपने प्लेस पर ही रुक जाता है, क्योंकि जैन ईबो अपने फ़ोन में कुछ काम कर रहा था। वो वहीं पर वेट करता है कि कब ईबो अपना काम ख़त्म करे और उसकी ओर देखे। तभी वहाँ पर शुआनलू भी आ जाती है। वो कॉफ़ी लेकर आई थी ईबो के लिए, जो जैन के लिए ईबो ने बनाई थी। वो आकर बोलती है, गुड मॉर्निंग मास्टर, ये रही आपकी कॉफ़ी। ईबो फिर अपना फ़ोन बंद करता है और वो शुआनलू को देखता है।
फिर वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है और कॉफ़ी का मग लेता है और उसमें से कॉफ़ी पीता है। जैसे ही ईबो कॉफ़ी का एक सिप लेता है उसे बहुत अच्छा लगता है, उससे एक रिलीफिंग फील होता है क्योंकि ईबो जैन की कॉफ़ी का आदी हो गया था। इसके बाद ईबो दोबारा से अपने फ़ोन को चेक करने लगता है। वहीं शुआन लू बोलती है, मास्टर आपको कुछ और चाहिए? ईबो बोलता है, नहीं मुझे कुछ और नहीं चाहिए। शुआन लू बोलती है, ओके मास्टर। फिर वो वहाँ से जाने के लिए जैसे ही डोर की ओर मुड़ती है तभी वो अपनी जगह पर ही फ्रीज हो जाती है क्योंकि वहाँ पर ज़ू ज़ेनसिंग खड़ा हुआ था जिसके फेस पर एक डेविल से स्माइल थी। ये देखकर शुआन लू बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है और वो गल्प करती है क्योंकि वो बिल्कुल भी नहीं भूल सकती थी कि किस तरह से ज़ू ज़ेनसिंग ने उस रात शुआन लू को फोर्स किया था और वो उसके साथ क्या करने की कोशिश कर रहा था। शुआन लू ये देखकर बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और ज़ू ज़ेनसिंग एक और कदम शुआन लू की ओर आगे बढ़ाता है और वो फिर ईबो को देखता है। ईबो अपने काम में ही बिजी था फ़ोन में, तो फिर वो सोचता है क्यों ना वो इसका फ़ायदा उठाए और शुआन लू का एडवांटेज ले। इसीलिए वो शुआन लू की ओर आगे बढ़ने लगता है। ये देखकर शुआन लू पूरी तरह डर जाती है और वो काँपने लगती है। वो उस ट्रे को अपने चेस्ट से लगा लेती है और वो बिल्कुल भी इधर-उधर नहीं देखती है। उसे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था और ज़ू ज़ेनसिंग उसकी ओर पूरी तरह से आगे आ जाता है और वो शुआन लू को ऊपर से नीचे तक देखता है, पूरी तरह से उसे स्कैन करता है अपनी डर्टी और लस्टफुल आईज से। उसे पूरी तरह से स्कैन कर रहा था, उसे ये बोलने की घूर रहा था। शुआन लू बहुत ही ज़्यादा डरी हुई थी। उसे यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इनसिक्योर फील हो रहा था। वो डरी हुई थी, काँप रही थी बुरी तरह से और वो जानती थी कि ज़ू ज़ेनसिंग उसे अपनी लस्टफुल और डर्टी आईज से घूर रहा है, उसे स्कैन कर रहा है। शुआन लू बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल थी। वो डरते-डरते पीछे की ओर जाने लगती है, तभी अचानक से वो किसी से टकरा जाती है। वो जल्दी से पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ पर ईबो था। ईबो के कॉफ़ी के मग से कॉफ़ी की एक बूंद नीचे फ्लोर पर गिर गई थी। शुआन लू जब ये देखती है तब वो बोलती है, आई एम सॉरी सॉरी, प्लीज़ सर मुझे माफ़ कर दीजिएगा, आई एम सॉरी मास्टर, ये मेरी गलती है। ईबो अपना काम करना बंद करता है फ़ोन से और फिर वो कॉफ़ी का मग टेबल पर रखता है और शुआन लू को देखता है। शुआन लू से वो बोलता है, इट्स ओके, कोई बात नहीं, ये ठीक है। शुआन लू बोलती है, आई एम सॉरी सर, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मेरी गलती है, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगी। ईबो देखता है कि शुआन लू कुछ ज़्यादा ही डरी हुई है, कॉफ़ी तो उसकी वजह नहीं हो सकती है। शुआन लू बोलती है, आई एम सॉरी बॉस, इसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। ईबो बोलता है, कोई बात नहीं। शुआन लू डरी हुई आंखों से ज़ू ज़ेनसिंग को देखती है। ज़ू ज़ेनसिंग उसकी ओर देखता है, स्माइल करता है और अपना सिर हिलाता है। ज़ू ज़ेनसिंग ये देखकर डर जाती है और फिर वो अपना सिर ऊपर करती है और वो जल्दी से वहाँ से डोर की ओर जाने लगती है, वहाँ से बाहर जाने के लिए। लेकिन तभी अचानक से ईबो भी इस चीज़ को देख लेता है और वो बोलता है, रुको। ये सुनकर शुआन लू रुक जाती है और वो ईबो की ओर देखती है। ईबो एक बार समझ गया था कि ज़ू ज़ेनसिंग उसे डरा रहा है और शुआन लू जिससे डर रही है वो ज़ू ज़ेनसिंग ही है। इसके बाद ईबो अपनी शर्ट की स्लीव्स को ऊपर करता है, उन्हें फोल्ड करता है और फिर वो ज़ू ज़ेनसिंग की ओर आगे जाता है। ज़ू ज़ेनसिंग के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। ज़ू ज़ेनसिंग ईबो को देखता है और एक स्माइल करता है, लेकिन तभी अचानक से उसे अपने माउथ पर अपने फेस पर एक जोर का पंच लगता है आके और उसके माउथ से ब्लीडिंग हो जाती है और वो नीचे फ्लोर पर गिर जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि ये क्या हुआ। उसे इतना ज़्यादा मतलब फ़ोर्सफुली ऐसा बोल सकते हैं कि इतने ज़ोर से ईबो ने उसे पंच मारा था कि उसे कुछ समझ ही नहीं आया। तो एवरीवन आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। देखना होगा कि